हाय फ्रेंड्स, मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। आज की हेडलाइन क्या है? कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब उनका कहना है कि महाजनपदों के राजा विशाल राजमहल बनवाने लगे, उनके लिए उन्हें मजदूरों की आवश्यकता होने लगी। अब उनकी खाना पूर्ति उन गिफ्टों से, मतलब उन उपहारों से नहीं पड़ती थी। अब वो वहाँ की जनता से कर लेंगे। दो कर कितने प्रकार के होंगे? कर होंगे फसलों पर कर, और कारीगरों पर कर, पशुपालकों पर कर, व्यापारियों पर कर, आखिटकों पर कर। मतलब 5 प्रकार के कर होंगे। फसलों पर क्या कर लगाया गया था? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। प्लीज़ आप नोट्स करते जाना, ये आपके लिए बहुत मोस्टली हैं। आप अगर आपके पास NCERT बुक्स है तो मेरे साथ कवर करते चलना, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रिय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। इसकी इतनी मोस्ट लाइन में इसमें क्या है? 1/6 कर। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कृषि पर कर कौन सा लगाया था, तो भाग वाला क्या था? 1/6। अब कारीगरों पर देखते हैं। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो पर्याप्त श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। इन्हें 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देने पड़ती थी। मतलब कारीगरों को महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को ये अपनी एक पशु को देना पड़ता था, और व्यापारियों को लेन देन करते टाइम कर देना पड़ता था। आखटकों को जंगल से लकड़ी या कोई वस्तु बटोर कर उन्हें कर देना पड़ता था। अब कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से 2 बड़े परिवर्तन? हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है। इससे फलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। एक काम ज़्यादातर दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर कार करते थे। मतलब क्या 2 बदलाव आए? एक तो लोहे के हल और दूसरा पौधे की रोपाई। अब बीज नहीं बोते, पौधों की रोपाई करते थे। ये दोनों आए। ये हम और आप कहीं कहीं छोड़ देते हैं ये, पर मैंने सोचा आज पढ़ के देखते हैं। क्या तुम, अब मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना ये वाली चीज़ के। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देता होगा? इस चीज़ का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाना। सूक्ष्म मगध, इसका नाम सुना ही होगा। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ये कहाँ का था? गंगा और सोन जैसी नदियों मगध से होकर बहती थी। ये आप प्लीज़ लिख लेना। पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि मगध जनपद गंगा और सोन नदी के बीच में हाँ है। यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। क्यों थे? ये याद करने की जरूरत ही नहीं, समझदार समझ गया, क्योंकि गंगा और सोन नदी बीच में है, तो अच्छी उपज ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, तो मतलब अच्छी लकड़ियाँ आएंगी। अच्छा, इसलिए
ये महान क्यों बना? एक तो इनकी दोनों तरफ नदियाँ हैं, दूसरा एक हिस्सा जंगलों से इसलिए बड़ा और अच्छा शक्तिशाली बन गया। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदान है, क्योंकि जंगल है तो उसमें लोहे अयस्क की खदानें पक्का ही मिलेंगी। मजदूर औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन? बिम्बिसार अजातशत्रु हुए। इन जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधना अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था, जिसने नंदवंश की स्थापना की। और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर एक मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये बता दिया। और आगे उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, मतलब ये है वो मगध, इसके उत्तर और पश्चिम यहाँ कर दिया, पश्चिम तक फैला था। बिहार में राजगिरा, आधुनिक को आधुनिक काल में क्या कहते हैं? राजगिरी। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र की राजधानी बनेगा। पहले क्या था? राजगिरा। अगर कोई पूछ ले कि मगध की पहले राजधानी कौन थी, तो राजगिरा या राजगिरी। और आधुनिक कौन है? पाटलिपुत्र। 23 साल से भी पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतना हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। उस टाइम कौन राजा था? जब सिकंदर आया था तो मगध पर चंद्रगुप्त शासन करता था। और ये व्यास नदी पर एक युद्ध भी हुआ था, उसमें ही सिकंदर विजय हुआ था। अब बज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली या विहार थी। ये मगध की राजधानी पूछ ली जाती हैं क्रम में, इसलिए आप नोट्स करते जाना। मैं आपको बहुत कह रही हूँ कि नोट करो प्लीज़ अच्छे से। छोटी छोटी नोट बनाते जाओ तो आपके लिए बहुत काम आएगी। वैशाली विहार यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह तय करना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास और कमकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये ऋग वैदिक में था। उत्तर वैदिक काल का इस समय इसमें स्त्रियों की बहुत बेकार दशा हो गई। ऋग वैदिक काल में तो लोपामुद्रा और कई स्त्रियां ऐसी उनका उदाहरण मिलता है, लेकिन इसमें बहुत कम मिलता है कि कोई स्त्रियों का भाग हो। उपनयन संस्कार भी नहीं होता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ अब ये देखो, बज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया। दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया। अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। अजातशत्रु का मंत्री कौन है? वत्सकार, जो बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए आया। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या बज्जी सभा नियमित रूप से होती है, तथा अब बुद्ध ने पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक
वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करते रहें, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों या का सम्मान और समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान रखते रहेंगे। मतलब ये 4 चीज़ें हैं। तो तुम अजातशत्रु से मंत्री से कहा कि तुम कभी बाजी पर विजय नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपना खौफ छोड़ दीजिए। ये सलाह दी थी बुद्ध ने। गण क्या है? गण किसको दे? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। मतलब एक पूरा ही ग्रुप बन जाए उसे गण कहते हो। संघ अर्थात संगठन या संघ सभा होता था। बज्जी महिलाओं के साथ और जबरदस्ती ही नहीं करेंगे और उनके बंधक नहीं बनाएंगे। शहर तक गाँव में चैत्य रखरखाव करेंगे। विभिन्न मालम्बित संतों का सम्मान करें, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। फिर ये 3 अलग दें कि अगर तुम बज्जी पर विजय पा भी लो, लेकिन ये 3 हमारी चीज़ें याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने कहा एक आपको अभी हम आप छोड़ देते, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए आप इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बज्जी संघ अन्य महाजन पदों में कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप अच्छी से एनसीईआरटी पढ़े तो आप ज़रूर बताओगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में पढ़ोगे आगे। अब अनंतर हमारा पढ़ते ही हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली, जिसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, और एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभाओं में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन से कई पदों पर नियुक्त लॉटरियों द्वारा की जाती थी। मतलब ऐसा कि पर्ची डालकर की जाती थी कि जिसके ज़्यादा पहले पर्ची जाएगी वही बना जाएगा उसका वो। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवा देनी होती है। औरतों को नागरिक